हो जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, दुनिया ते छाने दा जज्बा, कुछ कर दिखाने दा जज्बा, हो जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, दुनिया ते छाने दा जज्बा, कुछ कर दिखाने दा जज्बा, हो रहा दे सपने सच करने लई अपनी जिंदगी नू दात लाने दा, हो रहा दे सपने सच करने लई अपनी जिंदगी नू दात लाने दा, हाँ जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, दुनिया ते छाने दा जज्बा, कुछ कर दिखाने दा जज्बा, अपने लिए ता हर कोई जांदा कौन जिਉਂदा होर किसे लिए, अपने लिए ता हर कोई लड़दा कौन खलोंदा होर किसे लिए, अज भी कुछ रूहां ऐसियां ने जिगरे तो पर्वत जैसियां ने, जो अपने दम ते लिखवांदे इतिहासां दे विच नाम, ओ थोड़े जज्बे नू सलाम, इज्जत ते सन्मान थोड़े। तो धीरे जैसे बच्चे 11 12 पहुँचते हैं वैसे अपना वो एम क्लियर करने लगते हैं कि हमें जानना क्या है। इसी में बच्चे आते हैं कि वो यूपीपी के लिए, ऐसा हमें आपको इस तरह हमें बताइए जैसे कि हम ही तैयारी करना चाहें, अगर हम अभी 10th में हैं तो हम क्या करें। हमारी मान लिया हम 18 साल के हो गए या कोई बच्चा हो गया तो वो उसके अंदर एलिजिबिलिटी आ गई कि वो फॉर्म डाल सकता है। बिल्कुल। तो जैसे इसका एग्जाम होता कैसे है, अब इसमें अच्छा 8 तक क्लास 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 8th के बाद बच्चों की धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है, वो अपने करियर के बारे में बातचीत करने लगते हैं लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपने गुरु से। सर देखिए ज़्यादातर मेडिकल में लोग वही बाहर होते हैं जैसे जिनको कोई जैसे ऐसी कोई डिजीज़ हो जो हो सकता है परमानेंट हो, है ना, जैसे कलर ब्लाइंड। 10th लेवल में मैथ में देखा कई चैप्टर हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर या ऐसे कॉमन चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए अगर मैथ की बात की जाए तो कुल मिला के लगभग कि ऑनलाइन सही है लेकिन एक लिमिट तक सही है। अब जैसे नया बच्चा आया अब वो ऑनलाइन में चला गया तुरंत फटाफट, तो उसको क्या समझ में आएगा, हमें नहीं लगता कुछ उसको समझ में आने वाला है, क्योंकि टीचर उसके सामने तो है नहीं कि उसकी जो डिस्कस नहीं कर पाएगा। डिस्कस आज बड़ा सौभाग्य का समय है कि हमारे YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में गोंडा नहीं बल्कि पूरे मंडल में, देवीपाटन मंडल में मशहूर शिवा कंपटीशन हब के 2 बहुत मशहूर टीचर, जिन्होंने अभी इतनी ही कम उम्र में आप देखेंगे पता करेंगे तो अपने से बड़े बड़े लोगों को भी उनके ज़िंदगी का आधार जो आज के डेट में ट्रेंड बन चुका हुआ है, सरकारी नौकरी, पता नहीं कई लोगों को आप सरकारी सेवा में भेज चुके हैं। और साथ ही साथ अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें आपके पढ़ाए हुए तमाम बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। आज हम हमारे मेहमान के रूप में 2 शिक्षक शिवा कंपटीशन हब के हमारे बीच मौजूद हैं, उनका हम परिचय जानेंगे। परिचय के साथ साथ आज हम विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य में आप लगे होंगे। आपकी एक टैगलाइन है, कहा भी करते हैं कि जिन बच्चों को पहाड़ा ना आता हो, पहाड़ा समझ रहे हो ना, सही सुना आपने, जिन बच्चों को पहाड़ा ना आता हो उनको हम मैथ में पहाड़ तोड़ने वाला बना देंगे। यहाँ पहाड़ का अर्थ है कि बड़े बड़े क्यों ना क्वेश्चन हो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आपने ठीक सुना। अगर आप गणित को देख करके बहुत डर रहे हैं, सुन के बहुत डर रहे हैं, तो हम लड़कियां सब जो गृह विज्ञान लेकर के, होम साइंस लेकर के पढ़ती हैं, बाद में सोचते हैं कि हम हमारा टेट कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, सीटेट क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे, यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो चाहे यूपीपी हो, जिसमें मैथ आती है वो लेकर डरती हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप चुटकी में मैथ पढ़ा करके पास करवा देते हैं। तो सीधे ज़्यादा समय न लेते हुए पहले हम आपका परिचय आपको दिलाते हैं, कैसे हैं क्या हैं, उसके बाद विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। आपसे आशा करते हैं
विश्वास करते हैं आपके ऊपर कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कमेंट से होता कुछ नहीं है, हम अपनी अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों जानते हैं। लोग कभी कभी पूरी वीडियो देख लेते हैं, लाइक करके चले जाते हैं। कमेंट का मतलब यही होता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव किया आपने मुझे सुन करके, क्या आपने अनुभव किया इस वीडियो को देख करके। अगर हम तो बार बार कहा करते हैं कि अपनी गलतियों से यदि आप सीखना चाहेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी। एक जन्म नहीं, कई जन्म आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी गलतियों से कम, दूसरों की गलतियों से भी सीखिए। तो आप कमेंट करके जब कुछ बताते हैं तो उसमें हम सुधार करते हैं। तो हम बच्चे कमेंट करके अपनी डिमांड रखते हैं कि हमें सर इस परीक्षा की तैयारी करनी है, हमें सर नेट की तैयारी करनी है, हमें सर यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमें पीएचडी की तैयारी करनी है। फिर हम ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढते हैं, तलाशते हैं आपके लिए, और उनको लेकर अपने चैनल पे आते हैं और उनसे आपके परीक्षा की तैयारी कैसे कराई जाए उसके बारे में आपको बताते हैं। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम परिचय जानना चाहते हैं। हमारे बगल बैठे हुए हैं सुमित सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं और आप अपनी अभी तक की जर्नी बताएं, उसके बाद आगे हम चलते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। सर, मैं जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है और मैं शिवा कंपटीशन में मैथ पढ़ाता हूँ और पिछले 5 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और उसके पहले जो हमारी जनरली पेपर दिया वगैरह, तो कुल मिला के आप ले सकते हैं लगभग 8 से 10 साल का कंपटीशन का जो भी नॉलेज होता है वो हमारे पास अनुभव है। वही हम अपने जो भी बच्चे आते हैं उनको वही चीज़ डिलीवर करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है कि इन 8-10 सालों में कंपटीशन को चेंज होते हुए देखा है। तो वही ज्ञान हम आपको आगे बढ़ाते हैं और वही ज्ञान आज हम अपने बच्चों को भी यहाँ पर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानना चाहेंगे आपका अपना परिचय। तो मेरा नाम दिव्यांशु श्रीवास्तव है। मैं शिवा कंपटीशन हब गोंडा में रीजनिंग का टीचर हूँ। मैं पिछले 5 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ा रहा हूँ, मतलब कंपटीशन के क्षेत्र में टीचिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे 2 से 3 साल जो है कंपटीशन की तैयारी की है। ठीक है, ग्रेजुएशन मेरा जो है साइंस साइड से है और इसके बाद मैंने बीएड भी किया है। ठीक है, मैंने यूपीएसआई, एसएससी, बैंक और स्टेट एग्ज़ाम काफ़ी मतलब मैंने दिए हैं पिछले 5-6 सालों में, है ना। और ये रहा है कि मतलब कि एक लास्ट स्टेज तक जाते जाते कुछ जैसे असफलताओं का भी मैंने सामना किया है, जो कि मैं अपने बच्चों से शेयर भी करता हूँ उस एक्सपीरियंस को कि मतलब पेपर में कैसे क्या उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना। तो यही मेरा मतलब उद्देश्य मेन जो है, तो यही काम हम लोग कर रहे हैं शिवा कंपटीशन हब कोचिंग के रहते हुए। और ये सौभाग्य हमारा है कि पाठक सर जैसे महान संस्थापक के नेतृत्व में जो है हमें पढ़ाने का मौका मिला, है ना। और आज सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके इस YouTube चैनल पर हमें आने का मौका मिला और बच्चों को जो है एक गाइडेंस देने का मौका मिला। इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम ये हुआ आपका परिचय रहा है और तमाम बच्चों का अभी इधर क्वेश्चन आया था क्योंकि हम बताते रहते हैं और आप लोग उससे क्वेश्चन लेते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन लेते रहते हैं। अभी बच्चों ने कुछ प्रश्न रखा था यूपीपी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीपी की तैयारी कैसे की जाती है। और यूपीपी की तैयारी कैसे नहीं बल्कि हम जीरो से जानना चाहते हैं आप लोगों से कि यदि कोई बच्चा अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा हो, बहुत तो आपने देखा होगा सर कि तमाम बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बचपन से ही अगर उनके बाप दादा, उनके पिताजी, उनके भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार पूछते तुम क्या बनना चाहते हो, तो तमाम बच्चों का प्रश्न आता है कि हम पुलिस में जाना चाहते हैं, हम पुलिस बनना चाहते हैं, हम फोर्स में जाना चाहते हैं, हम मिलिट्री में जाना चाहते हैं, हम अध्यापक बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। छोटे बच्चे जानते नहीं लेकिन कमेंट किया करते हैं क्योंकि उनका वो ऐसे माहौल को देखते हैं। तो ऐसे बच्चों का मानसिकता रहता है तो फिर उसी हिसाब से तैयारी करने लगते हैं। लेकिन कक्षा 8 तक, क्लास 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। 8th के बाद बच्चों की धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है, वो अपने करियर के बारे में बातचीत करने लगते हैं लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने गुरु से। तो कुछ बच्चे अभी हाई स्कूल में होंगे, कुछ बच्चे 11th में होंगे, कुछ बच्चे 12th में होंगे। तो धीरे धीरे जैसे बच्चे 11th 12th में पहुँचते हैं वैसे अपना वो एम क्लियर करने लगते हैं कि हमें जाना क्या है। इसी में बच्चे आते हैं कि वो यूपीपी के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि यूपीपी जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी होती है, ये तैयारी का सबसे न्यूनतम योग्यता है का? जैसे हमें आपको इस तरह हमें बताइए, जैसे
कि हम ही तैयारी करना चाहें, अगर हम अभी 10th में हैं तो हम क्या करें, हमारी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए इसकी उम्र क्या है, ये पूरी चीज़ आप बताएं जरा, जैसे क्या सुमित सर। देखिए सर, यदि आप अभी 10th में हैं तो अभी आप इंटर में अच्छे से पढ़िए जी उसके बाद इंटर के बाद ही इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो स्टार्ट होती है। जी तो इंटर के बाद क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर ही है, लेकिन एज जो है वो 18 से स्टार्ट होती है कि 18 से आप लेकर 23 तक एग्ज़ाम इसका दे सकते हैं। 23 साल तक कहा जाए कि इंटर तक बच्चा पास होते होते 16-17 साल के आसपास एज उसकी हो जाती है। हाँ, उसके बाद वो 2 साल अपनी तैयारी को दे सकता है। जी जी। उसके बाद 18वें साल से वो वैकेंसी आने पर, जैसे वैकेंसी आती है उसके बाद फॉर्म भर सकता है। कुल मिला के उसके पास 5 साल का समय होता है, 18 साल से लेके 23 साल तक। तक। हाँ, ये 5 5 साल साल का तक जो एक समय अवधि रहती है, इस बीच में आप जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल होते हो। और जैसे सर ने बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी इंटर है ना। अब ये है कि इंटर के बाद बच्चा रुकेगा तो है नहीं, जी जी जी। वो ग्रेजुएशन करेगा, तो साथ में अपना ग्रेजुएशन करे, है ना। उसके साथ साथ वो जो है अपना समय अपने यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, जो भी मतलब एग्जाम है तैयारी करता उसकी है। तैयारी के लिए साथ साथ में किया जा सकता है। जैसे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है तो वो कहीं भी क्लास कर ले, अगर इंटर अच्छे से किया है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो निकल जाएगा आराम से। अगर वो एक लेबोरियस पर्सन है तो निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसा आपने सुना कि कम से कम न्यूनतम योग्यता जो अभी सर ने बताया कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और जो यूपी कांस्टेबल के लिए बताया गया है ये कम से कम जो एज पर रखी गई है वो 18 साल की है, और मैक्सिमम आपके 23 साल की है। इसी बीच में आपको ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने हैं, रिटर्न हो चाहे फिजिकल हो। अच्छा, ये तो मान लिया हम 18 साल के हो गए या कोई बच्चा हो गया, तब वो उसके अंदर एलिजिबिलिटी आ गई कि वो फॉर्म डाल सकता है। बिल्कुल। तो जैसे इसका एग्ज़ाम होता कैसे है? अब इसमें से देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है इसमें रिटन, फिजिकल और मेडिकल, ये 3 चरणों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। रिटर्न में होता है और उसके साथ फिजिकल होता है, इसके साथ साथ मेडिकल होता है। तो 3 चरणों में जो है 3 स्टेप में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, जो कि कराती है आपकी यूपी PRB ना, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोविजन बोर्ड, इसे उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड कहा जाता है। तो ये कंडक्ट कराती है अपना एग्ज़ाम जो है। अभी तक जो जैसे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था 2018-19 में, तो वो ऑफलाइन मॉडल में हुआ था। अब ये है कि आने वाले समय में ऑनलाइन किया जा सकता है, जो कि आज आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की तरफ जो बढ़ावा है, तो उसमें शिक्षा क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया काफ़ी मतलब ग्रोथ कर रहा है, मतलब डिजिटल क्षेत्र में काफ़ी ग्रोथ किया गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, लेकिन अभी तक जो पेपर हुआ है ऑफलाइन हुआ है। और इसका जैसे पहला क्या होता है कि नोटिफिकेशन जो आता है उसके 2 से 3 महीनों के बाद रिटन एग्ज़ाम होता है। क्यों सर? 2 से 3 महीने के बाद रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम की फिर जैसे आंसर की आती है, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद फिर इसके फिजिकल को जो है अनाउंस किया जाता है, फिजिकल डेट को। अब जो बच्चा रिटन क्वालिफाई किया वो फिजिकल के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। अब वो फिजिकल एग्ज़ाम देगा। फिजिकल की जैसे देखिए लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम, मतलब लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुई थी 2018-19 में, उसमें जैसे रिटन से फिजिकल के बीच में 1 से 2 महीने का समय दिया गया था, ठीक। तो अब यह है कि फिजिकल देने के बाद फिर आपको एक काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम तक आपको वेट करना पड़ता है मेडिकल के लिए, है ना। मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो 3 से 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने लग जाते हैं। उसके बाद फिर मेडिकल एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया जाता है, और फाइनल उसके बाद जब फिर उसके बाद मेडिकल कराने के बाद जो है इसकी फाइनल मेरिट बनती है, उसमें जो बच्चा होता है वो सिलेक्ट होता है इसका, है ना। तो जैसा अभी आपने बताया कि 3 चरणों में एग्ज़ाम है, रिटन है, फिजिकल है और मेडिकल है। मेडिकल के बाद मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनती है। उस मेरिट में अगर आपका चयन हुआ तो आपका फिर तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रिटन में, तो रिटन एग्जाम का सर इसका कैसा होता है? सर रिटन एग्ज़ाम का जैसे मैं पहला थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जैसे इसमें क्राइटेरिया तो 5 साल का है, जी जी। बट बच्चे जो मान चले वो आप 1 टाइम चांस मान चले कि आपको एक ही बार पेपर देना है और तैयारी उस हिसाब से करनी है। जैसे होता क्या है कि एज तो 18 साल रखी गई है, जी। लेकिन जब बच्चे से कहिए कि आप फला तरीके की तैयारी करें तो वो कहेगा कि अभी तो हम 15 साल के हैं, 18 साल, अभी तो 3 साल गैप है, तो तैयारी क्यों किया जाए। बट जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अलग हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी वैकेंसी होती है वो आपका 1 साल 1.5 साल वो लेकर चली जाती है, पूरा प्रोसेस होने में 1.5 साल का लग जाता है। बड़े आराम से। अब वो फॉर्म भरा, उसके 4 महीने या 5 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, नहीं पास हुआ तो फिर वो 4-5 महीने उसके वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करेगा, वो कब आएगी। अब जैसे आप ले सकते हैं 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई, तो 2018 में जो फेल हुआ होगा तो अब तो ओवरेज हो गया। तो वो एक हिसाब से देखा जाए तो 1 टाइम चांस मान चले कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो ये आपका आखिरी मौका है। उसके लिए आपको तैयारी अपने यहाँ जो भी 16 साल या जो भी एज के हैं, मतलब एक
वो ना हो जाए कि अभी हमारी एज कम है तो अभी तैयारी ना करें कि जब हो जाएगी तभी करेंगे। तो उस हिसाब से तैयारी करें कि जिससे आपका जब आपकी एज हो तो आपकी तैयारी पूरी रहे। पूरी रहे। और जब फॉर्म आए तो आप तैयारी करने ना जाइए, आप प्रैक्टिस करने जाइए सीधा, जी जी है ना। एग्जाम की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए उसकी, प्रैक्टिस कीजिए। है ना, तब वो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। आप फॉर्म आने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी और का होगा जो उस चीज़ को फॉलो होगा, पहले से तैयारी पहले किया तैयारी होगा। करना। तो ये इस सब का बेनिफिट इसमें रहता है। जैसे आपका कहने का अर्थ यही है कि आप अगर 18 साल के बाद एलिजिबल होते हैं इस परीक्षा के यूपीपी के लिए, तो आप 15 साल से ही लग जाइए। जैसे 15 साल आप पूरे होते हैं, फिजिकल वगैरह हो गया, इन सब फिजिकल का। अपना आप ध्यान देते रहिए और रिटर्न के उसकी बुक वगैरह ले आइए, कैसे क्या है उसकी संबंधित तैयारी आप शुरू कर दीजिए। जिससे जब आप 18 साल के हो जाएं तो मान लिया आपके 18 साल में वैकेंसी आती है तो ठीक है, 19 साल के आप हो गए तब वैकेंसी तो ठीक है, लेकिन आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट को आप लास्ट समझ के आप तैयारी ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो चलिए ठीक है सर, आपने तो जो बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इसका जैसे बच्चा मान लिया इंटर पढ़ रहा है तो क्या किस सब्जेक्ट का को ज़्यादा आता है, कौन सब्जेक्ट लेकर पहले तैयारी करना शुरू करे, किस सब्जेक्ट पे वो ज़्यादा फोर्स करे। वो तो होता नहीं कि जैसे सब्जेक्ट देख लेने लगते हैं, इंटर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, अब बच्चा इंटर में आर्ट साइड है, कुछ बच्चे साइंस साइड होंगे, कुछ कॉमर्स लिए होंगे, वहाँ कोई उनको गाइड करने वाला मिला नहीं। अब बाद में उनके दिमाग में बात है कि हम यूपीपी में चले जाएं, तो वो इंटर के बाद तो या इंटर से ही वो तैयारी करना शुरू कर दें। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं या किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपी में, उसके बारे में जैसे इसका जो रिटन एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है, जी जैसे देखिए एक ही रिटन एग्जाम इसमें होता है, जी। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल आपका होता है। जी जी रिटन एग्जाम जो आपका होता है वो 150 क्वेश्चन 300 नंबर का होता है। इसमें जी। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर के आते हैं। और मतलब ये एक 150 क्वेश्चन 2 नंबर का होता एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका, और जी, जी। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है इसमें, ठीक है, 1/3 0.33। जी जी अब जैसे अगर मान के चलिए इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं तो इनको जो है 4 सब्जेक्ट में अलग अलग बांटा गया है, 4 सेक्शन में 4 बांटा गया है। सब्जेक्ट हाँ, इसमें 4 सेक्शन या 4 सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, अलग अलग जी। बांटा गया है। जी और सब में क्वेश्चंस के रेशियो क्या है कि मतलब सेम ही है। जैसे जी। मैथ्स और रीजनिंग का 38 और 37 का रेशियो है, लेकिन जैसे क्या होता है कि कहीं कहीं उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है, जी, तो जी। 55-20 का रेशियो बन जाता है, जैसे अच्छा, लास्ट टाइम एग्जाम में सर देखने को मिला ऐसा, जी, जी। है ना। फिर उसके बाद जो है हिंदी और जीके जी। 2 सेक्शन आपके मैथ रीजनिंग के हो गए। जी। इसके बाद आपका हिंदी और जीके का 2 सेक्शन होता है, जिसमें हिंदी के आपके 38 क्वेश्चन और जीके के आपके 37 क्वेश्चन होते ऐसा हैं, होता ठीक है। है। तो ओवरऑल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, जी, जो कि आपके 2 नंबर पर एक क्वेश्चन आपका जी। 2 नंबर का होता है। तो ओवरऑल आपका 300 नंबर का जो है पेपर बनता है आपका। पेपर बनता है। हाँ, तो इसमें जैसे मान के चलिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स जी। है ना, तो रीजनिंग का जैसे वेटेज ज़्यादा है इसमें, उसके जी। बाद फिर आपका मैथमेटिक्स है, फिर आपका हिंदी और जीके आ जाता है। अब जैसे आर्ट साइड का जो स्टूडेंट है उसके लिए हिंदी जीके में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको जी। मेन प्रॉब्लम होती है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग। और जो जी। साइंस साइड का बंदा है वो मैथ और रीजनिंग उसकी ठीक ठाक रहती है ना, वो जल्दी उसमें कैच कर लेता है, कवर कर लेता है। जी। बाद में फिर उसको जैसे हिंदी और जीके पे ज़्यादा मतलब ये है कि मेहनत करनी पड़ती है। जी। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आप आए हो, हाँ। आप साइंस बैकग्राउंड से हो कि आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जी, जी। एकेडमिक कहीं ना कहीं आपकी डिपेंड करती है यहाँ पर, जी। है ना। तो ये चीज़ है कि आप अगर साइंस साइड के हो तो आप मैथ रीजनिंग आपकी ठीक ठाक होगी, जी। आर्ट साइड का बंदा तो हिंदी और जीके उसका ठीक ठाक होगा आपका। जी, जी। तो यही है कि अगर आप साइंस साइड से तो आप अपना हिंदी और जीके पे आप अपना क्या करो, उस पर मेहनत करो, उस पर अपना जो है मतलब प्रयास करो, ज़्यादा टाइम दो उसको। अगर आप साइंस साइड से आए हो, सॉरी आप आर्ट साइड से आए हो, तो आप जो है अपने मैथ और रीजनिंग को जो है बूस्ट करने की कोशिश करो, जी। है ना, ये चीज़ है इसमें। अब यहाँ सर एक क्वेश्चन और आता है जी। कि सब मैथ रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग का कोई मतलब नहीं, रीजनिंग चूंकि वो उसका कोई आउट ऑफ सिलेबस होता है, लेकिन मैथ में जैसे किस लेवल की मैथ आती होगी? मैथ आपकी 10th लेवल की मैथ होती है। 10th लेवल में। 10th लेवल 10th लेवल में मैथ में देखा है तो कई चैप्टर हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर या ऐसे कॉमन चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हों? अब इसमें देखिए अगर मैथ की बात की जाए तो कुल मिला के लगभग 20 चैप्टर पढ़ने होते हैं, 20 Total। चैप्टर। लेकिन जो 50% से ज़्यादा का वेटेज है वो 4 से 5 चैप्टर में मिल जाता है। जी, जी। जैसे परसेंटेज हो गया, जी, प्रॉफिट लॉस हो गया, जी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जी। अब डीआई भी आने लगी है, उसको भी ले सकते हैं। तो ये जो 4-5 चैप्टर हैं इनको मिला के आप 50 से 70% तक आप सिलेबस ले सकते हो, है ना। 50 से 70% आप हाँ। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 4 से 5 केवल चैप्टर। 4 से 5 चैप्टर से, और जबकि 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मतलब तो इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही कोई आना भी है। एग्जाम हो, जी, जी। मतलब फिक्स है। एक आध चैप्टर हो सकता है छोड़ भी दे, लेकिन ये जो 4-5 चैप्टर है इनसे क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा। है। तो इन 4-5 चैप्टरों पे अगर आपका फोकस है अच्छा, जी। तो आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें आप 70% क्वेश्चन आराम से कर ले अच्छा, जाएंगे। रीजनिंग में भी क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? रीजनिंग में भी ऐसे ही है, उसमें भी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जी, देखिए 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। मैथ हो गया, जी,
रीजनिंग हो गई और हिंदी हो गया। जी इसमें एक बार आप पढ़ लिए अच्छे से तो आप कोई भी पेपर देंगे तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जी इसीलिए हम कहते हैं कि इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जितना नंबर इनसे खींच पाएँ आप उतना खींच लें, जी क्योंकि जो आपका जीएस होता है वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी की तरफ चलाता है, हाँ। कब क्या पूछ ले कोई भरोसा पता नहीं नहीं है। हो सही है। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार आपने सिलेबस अच्छे से खत्म कर दिया तो फिर आपको केवल उस चीज़ को रिवाइज करना है, जी जी कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी पुराने पेपर आए हैं उनको पढ़ लीजिए एक बार, आपका अच्छा खासा नंबर उसमें उठ जाएगा। और जीएस में आप एक जीएस को आप जैसे क्या कर सकते हैं, एक सहायता पूर्वक, जैसे क्या होता है कि ये दो आपके एक मतलब मेरिट में आपको लेके जाएंगे, है ना। और जीएस आप एक सिलेक्शन की तरफ, जैसे आपका और थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा अगर कर लिए तो। अच्छा, लेकिन हिंदी हिंदी किस लेवल की आती है? हिंदी भी जैसे एक तरह से हाई स्कूल लेवल ही की रहता है। रहती है। लेवल इसका हाई स्कूल ही हाई रखा स्कूल जाता लेवल ही रहता है ना, मैट्रिकुलेशन हिंदी लेवल में जैसे व्याकरण पोर्शन ज़्यादा आता है या लिटरेचर व्याकरण में? पोर्शन व्याकरण पोर्शन ज़्यादा होता है। ज़्यादा आता है। टफनेस का लेवल थोड़ा सा रहता है, एकदम हाई स्कूल लेवल का होता है, मतलब सिलेबस तो वही है लेकिन टफनेस थोड़ा सा रहती है उसमें, है ना। जैसे आपको साधारण बैच का क्वेश्चन 8th में भी मिलेगा, जी जी साधारण बैच का क्वेश्चन यहाँ भी, लेकिन टफनेस का लेवल थोड़ा सा अलग होता अलग है, होता है। चैप्टर वही है। जी जी तो ये इस प्रकार की आपकी मतलब रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी होती है। और हालांकि ये तो अभी आपने केवल आपको समरी बताया है, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के संपर्क में, आप लोग के कॉन्टेक्ट में आइए, आपको बेहतर तैयारी दे देंगे जहाँ तक मुझे आशा है। प्लस इसके साथ साथ जैसे अभी आपने कहा फिजिकल एग्ज़ाम होता है, फिजिकल के लिए क्या है, क्या इसका रूल है? फिजिकल के लिए जैसे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है इसमें जी। यूपी पुलिस में, है ना। जी। जैसे एक तरह से ये आपका डिफेंस जॉब टाइप का है, तो जी। इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हाइट, चेस्ट और वेट वगैरह ये सब जो है ना। तो इसमें जैसे तो क्या है, इसकी मेल हाइट क्या है? हाँ, तो जैसे इसमें क्या है कि रिक्रूटमेंट में जैसे मेल फीमेल का अलग अलग बांटा गया है जी। ना। जैसे मेल के लिए अगर देखा जाए तो मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168? 168 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए जो है आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। 152। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी जी। चाहिए। इसके अलावा जैसे इसमें चेस्ट वगैरह जो मांगते हैं 80 से 85 सेंटीमीटर आपका मांगते हैं। ये आपका जैसे मतलब ये आपको ये होता है, ये आपका पीईटी होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप एलिजिबल हो जब आपके पास हाइट है, आपके पास चेस्ट है, आप मतलब आप फिट हो फिजिकली, फिट हो। ठीक है। इसके बाद आपका होता है पीएचटी, जी। जो पीएचटी आप रिटर्न के बाद देने जा रहे हो, जी, उसे जी। बोलते हैं पीएचटी, है ना। जी। तो उसमें क्या है कि अब आपसे फिजिकल आपका एग्जाम होगा, अब वो फिजिकल आपका कराया जाएगा। तो उसमें जैसे क्या है कि आपसे रनिंग, है ना, रनिंग जंप वगैरह तो इसमें फिलहाल नहीं है, ओनली रनिंग ही है। और रनिंग जो है जैसे बॉयज़ के लिए जो है, मेल के लिए है 4.8 किलोमीटर आपका जो है 24 मिनट में। 24 मिनट में आपको 4.8 यानी 4800 मीटर आपको दौड़ना है 5 किलोमीटर लगभग मान के जी, चलिए। जी। और जैसे महिलाओं में क्या 5 किलोमीटर का वो दिमाग में बात बना के तैयारी करें। हाँ बिल्कुल, उस हिसाब से तैयारी उसी करें। हिसाब से 24 मिनट में हमें 5 वो किलोमीटर ओवर करना है। मतलब आप लोग जी। तो 4.8 ना मानिए, आप लोग उसको पूरा राउंड फिगर में 5 मान के 5 मान के ही चलिए, और ज़्यादा ही मान लो ज़्यादा सही है ज़्यादा ना। वहाँ सही भी रहेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, जी, जी, जी। है ना, और भीड़ में दौड़ाते हैं तो एक थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। जी, जी। तो वो आपकी पहले से ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो जी, चीज़, जी, अकेले दौड़ना तो है नहीं आपको। जी। वही चीज़ है जैसे फीमेल के लिए क्या है कि उनके लिए मिनिमम 2.5 किलोमीटर दौड़ना है उनको। 2.5 किलोमीटर समय है। ही इतना है। समय नहीं, थोड़ा कम होता है उनके लिए, समय। 15 से 16 मिनट के 16 आसपास मिनट। समय, हाँ ये समय उनके लिए कम होता है। तो ये इस तरह से जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट की जाती है। जी। इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर जो है स्टूडेंट हमारा जो है वो मेडिकल के लिए एलिजिबल होता है, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। जी, और जब जी। मेडिकल एग्ज़ाम में जैसे क्या है कि आई साइट आपकी 6/6 है कि नहीं, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको। जी, जी। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पहले से ही, है ना। ये चीज़ आपको पहले ही जान लेना चाहिए जी। कि कलर ब्लाइंडनेस एक तो क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये फिर क्या है कि इसमें आप एलिजिबल नहीं रहोगे। बाकी ये है कि आप और कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, जैसे पैर में कोई चोट वगैरह या कभी टूटा-वूटा ना हो, जैसे हो ना, तमाम सारी जो दिक्कतें आ जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल के बाद ही बंदा मेडिकल के लिए होता है, जो है एलिजिबल होता है फाइनली। जी। जी, इस तरह से जो फिजिकल एग्ज़ाम कराया जाता है। अच्छा, फिजिकल में तो ये अभी आपने बताया कि ये चीज़ वहाँ परीक्षा होगी। जी, आप परीक्षा के बारे में बताएं कि इस चीज़ का वहाँ टेस्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन हम टेस्ट तब दे पाएंगे हुँ, जब पहले उसकी तैयारी किए रहेंगे। तैयारी करे रहेंगे। तो हमें थोड़ा तैयारी के बारे में बताइए कि जैसे हमें मतलब हमारा खान-पान कैसे होना चाहिए, हमारा रहन-सहन कैसे होना चाहिए फिजिकल के लिए, हम क्या खाएँ, क्या करें? हुँ, आज के डेट में देख ही रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि आज बच्चे को अभी तमाम न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कि बच्चे वैसे स्कूल में दौड़ाए जाते हैं, चक्कर आए, वो 100 मीटर, हाँ। 200 मीटर नहीं दौड़ पाते हैं। कहीं न कहीं फिजिकल बच्चे बहुत वीक हैं। तो न्यूट्रिशन की इनके कमी लिए मतलब खान-पान में कैसे क्या होना चाहिए कुछ?
अब जैसे देखिए, अब तैयारी अगर स्टूडेंट ने शुरू की है, ठीक है, जिस दिन वो फॉर्म भरता है जी तो उससे पहले से वो अपनी तैयारी शुरू कर चुका होता है। सर के जी। अकॉर्डिंग सर ने बताया कि जैसे आप 15-16 साल के हुए, आप इंटर क्वालीफाई किए, जी अब आपने अपना ऐसे टारगेट बना लिया कि हमें यूपीपी में जाना है, तो अभी आपके पास 2 साल है, 18 साल पे आप एलिजिबल होगे, जी ठीक? और वही आपका जैसे फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट भी होगा, क्योंकि वैकेंसी भी इसकी हमेशा नहीं आती है, जी 4-5 साल के अंतराल पे ही आती है, ठीक है? जी तो ये है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आप तैयारी शुरू कर चुके हो, जी और आपको ये नोटिफिकेशन आने से पहले ही पता होना चाहिए कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। जैसे मांगी गई। फिजिकल और मेडिकल भी आपको देना है, जी तो शरीर भी आपका फिट होना चाहिए, हाइट वगैरह आपकी होनी चाहिए, आप फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, है ना? अब जैसे आपको पहले से कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, फिर आप जाओ उस डिपार्टमेंट में जाओ जहाँ पे फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा आपको। अब जैसे बंदा पहले क्या करेगा, रिटन की ही तैयारी शुरू करेगा, ठीक है? अब जी रिटन के लिए जैसे सर ने बताया कि मैथ्स और रीजनिंग, है ना, इसका अपना अच्छा वेटेज है, बंदा इसी में इसको ज़्यादा कर सकता है। उसके बाद वो हिंदी में करता है, फिर जीके में करता है, ठीक है? अब ये है कि रिटन, ठीक है, आप रिटन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? रिटन की तैयारी कर रहे हो, साथ में आपको फिजिकल भी आपको करना ही करना है, क्योंकि रिटन से जैसे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था 2018-19 में, उसमें रिटन और फिजिकल के बीच में ज़्यादा समय अंतराल नहीं दिया गया नहीं था, दे रहा है ना? आपने देखा होगा जैसे हुआ क्या था कि जून में पेपर हुआ था, तो फिर लीक हुआ था। उसके बाद अक्टूबर में दोबारा रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट इन्होंने नवंबर में देकर के दिसंबर में ही दौड़ने के लिए बुला लिया, ठीक है? अब बहुत बच्चों की तैयारी थी नहीं, उन्होंने रिटन में अच्छा स्कोर किया, लेकिन फिजिकल उनका तैयार नहीं था, और फाइनली क्या हुआ कि वहाँ फिजिकल से वो बाहर हो गए। और वही जो स्टूडेंट जो पहले से ही फिजिकली फिट थे, पहले से ही दौड़ते थे, भले वो यूपी पुलिस के लिए ना दौड़ रहे हों, तो वो पहले से ही फिट थे, उन्होंने एग्ज़ाम किया, तुरंत क्वालीफाई कर लिया। बाद में फिर मेडिकल में उनको ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि उसके लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है ना? तो ये चीज़ है कि आपको रिटन के साथ-साथ पहले से ही फिजिकल के लिए तैयार रहना है, ठीक है? और इसके लिए जैसे आपने पूछा एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, जी, जी। खान-पान क्या होनी चाहिए, तो खान-पान जैसे कि आजकल इतना, जैसे आजकल जो एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, जैसा भी जो भी है, तो खान-पान का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मतलब परहेज़ी चीज़, है ना? ठीक-ठाक चीज़, जैसे बहुत तेल मसाला नहीं, ये सब जो नहीं खाना है, जो आपको मतलब अंदर ही अंदर आपको कमज़ोर करे, है ना? फल वगैरह का यूज़ करें, दूध वगैरह का यूज़ करते हैं जो है, इस तरह से मतलब एक तरह से आपको फिट रहने के लिए, है ना? और अब तो तमाम सिरे सर जैसे डाइट वगैरह भी बता दिया जाता है कि मतलब कि डाइट वगैरह दे देते हैं कि ये डाइट आपको लेनी चाहिए अगर फिजिकली फिट होने के लिए, या आप आस-पास कोई जैसे पुलिस का जैसे कोई कॉलोनी वगैरह हो, तो आप वहाँ जाकर किसी पुलिस वाले से भी आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उससे आप पूछ सकते हो कि मैं मतलब क्या हमें लेना चाहिए न्यूट्रिशन में, क्या हमें खाना-पीना चाहिए, है ना? क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना है, रात में कितने बजे सोना है ना? अब ये है कि बच्चा रात में देर तक पढ़ रहा है, तो सुबह जल्दी उठेगा ही नहीं, और सुबह जब वो देर से उठेगा तब फिर वो रनिंग करने कब जाएगा, तब तो फिजिकली क्या, वो तो और डाउन हो जाएगा, है ना? रिटन तो ठीक है, फिजिकल में डाउन हो जाएगा। तो हमें रिटन के साथ-साथ मतलब फिजिकल को ध्यान में रखना है, तो हमें अपना शेड्यूल भी बेहतर रखना है। अच्छा, इसके साथ-साथ जैसे एनवायरनमेंट की बात है, अब जैसे एनवायरनमेंट आजकल जैसे मैंने एक चीज़ बहुत अच्छा देखा है कि जैसे लाइब्रेरी का जो है ट्रेंड चला है ना? लाइब्रेरी का ट्रेंड चला है, तो वहाँ पर जैसे वो आपके रिटन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। जैसे हमारी शिवा कॉम्पिटिशन हब है, इसकी लाइब्रेरी इस समय देवी पाटन मंडल में नंबर 1 है। 400 सीट की लाइब्रेरी है, सर ने ओपन करा रखा है पाठक सर ने, जो कि आज बच्चे उसका बहुत पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। बच्चे यहाँ के ही नहीं बल्कि आस-पास के ज़िलों के जो बच्चे आते हैं, वो बहुत पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, और बहुत से बच्चों ने भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई भी किया है। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरी बहुत बेहतर आपके लिए है ना? और जैसे लाइब्रेरी मैं कहूँगा उन्हीं लोग जॉइन करें जैसे जिनको मान लो घर में एनवायरनमेंट ठीक नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं सही है, हल्ला-वल्ला ज़्यादा है, तो वही जॉइन करें, ज़्यादा सही है। फिजिकल के लिए जैसे क्या है कि अब आप इसे रिटन के साथ-साथ फिजिकल करो, तो मॉर्निंग में आप अपना एक टाइम बना लो कि हमें जो है इतने बजे, इतने टाइम दौड़ना है, इतने घंटे दौड़ना है, इतने किलोमीटर दौड़ना है, और खान-पान जो है अपना सिस्टमैटिक रखें, है ना? सुबह जैसे नाश्ता लिया, फिर दिन का खाना भी, ये नहीं कि टाइम बे टाइम खा रहे हैं, जो भी जैसा है ना? तो हर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, और उन लोगों के साथ रहना है जो किसी एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेट हों, है ना? हाँ, जिनका कोई बहुत अपना एम हो। एम है। है ना? क्योंकि वो आपको क्या है कि वो आपको मोटिवेट करेंगे, आप उनके साथ रहोगे, वो आप जो है ऑटोमेटिक मोटिवेट होगे। आप उन लोगों के साथ आपको नहीं रहना है कि जिनका कोई एम नहीं, कोई डेडिकेशन नहीं, तो वो क्या होगा कि आपको डिमोरलाइज़ करेंगे। तो आप अपने धीरे-धीरे आप अपने एम से क्या होगे, भटक जाओगे, है ना? तो ये कहीं न कहीं एक मेन इसमें कहा जाए कड़ी होती है इस एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए। तो इस चीज़ का बच्चों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने जब तैयारी की, हमने तैयारी की, आपने जैसे सर ने तैयारी की, उस समय हम लोगों को कोई गाइडेंस देने वाला उतना नहीं था, है ना? इतना उतनी बेहतर गाइडेंस जैसे आजकल लोगों के पास ऑनलाइन है, सुविधाएँ हैं, है ना? तमाम सारी चीज़ें हैं। तो उतना गाइडेंस पहले नहीं मिल पाता था, लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है, तो बच्चों को समय से पहले गाइडेंस मिल जा रहा है। चाहे ऑनलाइन के थ्रू, चाहे ऑफ़लाइन के थ्रू, जैसे मिल जा रहा है। तो इस चीज़ का बच्चों को ध्यान रखना है, इनके साथ-साथ इनके गार्जियन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा जिस क्षेत्र में जा रहा है, क्या मतलब उसके लिए वो मतलब अपना 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा। इसमें आपका कहने का एक लाइन में है कि फिजिकल अपने आप को मेंटेन करने के लिए
हर वो चीज़ आपको लेनी है जो स्वास्थ्यवर्धक हो बिल्कुल। और शुद्ध हो, स्वास्थ्यवर्धक के साथ साथ शुद्ध हो, बिल्कुल। और हर उस चीज़ का को अवॉइड कर देना है, चाहे कितने खास लोग आपको क्यों ना खिला रहे हों, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो फास्ट फूड हो, जो भी चीज़ें हों उसको आपको अवॉइड कर देना है, क्योंकि आपकी एक लाइफ के लिए अपने आप तैयारी करके रख रहे हैं। अगर उसमें थोड़ी सी आप लापरवाही करते हैं, कभी कभी होता क्या है कि आप बहुत परहेजी खाना खा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत क्लोज मित्र आता रहे ये खाओ, इससे क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जब तक अगर आप फिजिकल मेंटेन नहीं रहोगे, तब तक किसी भी फोर्स डिपार्टमेंट में जाने लायक आप नहीं हो। बिल्कुल। ये फिजिकल के लिए हुई। इसी में सर बात आती है, अभी आपने जो कहा था कि मेडिकल की, जी जी। तो हम बच्चे हम मिलते हैं तो हम बच्चे कहा करते हैं कि सर हमारा रिटर्न निकल गया था, फिजिकल भी बहुत अच्छा निकल गया था, हम रिटर्न में बाहर हो गए, मेडिकल में बाहर। हाँ मेडिकल में बाहर हो गए। जी जी। तो ये कैसे बात आती है, मेडिकल में क्या होता है? सर देखिए, ज़्यादातर मेडिकल में लोग वही बाहर होते हैं जैसे जिनको कोई जैसे ऐसी कोई डिजीज़ हो जो हो सकता है परमानेंट हो, है ना, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जी इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और अब वहाँ जो है कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो वहाँ पर जैसे ये चीज़ का मतलब बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी मतलब आँखें, है ना, ये सब मतलब ठीक ठाक हों, है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस वालों को इससे बाहर हो जाते हैं। मतलब ये है कि परमानेंट डिजीज़ अगर आपको कोई है तो ही आपको बाहर किया जाता है। बाकी ऐसे कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि मतलब 15 दिन में, 1 महीने में अगर ठीक हो जाएगी, 2 महीने में ठीक हो जाएगी, तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है वहाँ अच्छा, पर। टाइम मिलता है? हाँ, टाइम मिलता है इसके कोई लिए, छोटी-मोटी री मेडिकल के प्रॉब्लम लिए। हाँ, जैसे हाँ, कोई ऑपरेशनल चीज़ें हैं तो जी। वो उसके लिए टाइम मिल जाता री है। मेडिकल वगैरह आपका- इसका। बट परमानेंट चीज़ें के लिए टाइम नहीं, जैसे नौकनी वगैरह हो गया, इन सब के लिए कोई टाइम कोई वो नहीं होता है तो इसके इसमें होगा कि आपको 1 महीने समय दिया जाता है, आप जाके इसको हाँ, सही करा के फिर आइए जी। और हाँ, सेलेक्ट हो फिर जाए, आपका री मेडिकल हो जाएगा। री मेडिकल हो अच्छा, मैं यहीं पर एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आपने फिजिकल और मेडिकल के बारे में पूछा था, अब यहीं पर जैसे आपने बताया कि बच्चों को थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि जब फिजिकल एग्ज़ाम होता है या मेडिकल एग्ज़ाम होता है, तो कुछ लोग हैं समाज में, मतलब और कहा जाए अपवाद लोग जिन्हें कह सकते हैं, वो बच्चों को एक मतलब गाइड करते हैं कि आप जैसे ये जब आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा हमसे मिलिएगा, हम आपको जो है कि कोई दवाई या इंजेक्शन कुछ भी दे देंगे जैसे, तो इससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो बच्चा जो है अब इस चक्कर में क्या है कि वो अपनी फ़िजिकल की तैयारी रोक देता है, या फिर वो एकदम क्या होता है, स्थिर हो जाता है कि हमें आप कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि वही जो है उन नेगेटिव पर्सन्स या कहें अपवाद लोगों के चक्कर में जो है, अब वो कोई इंजेक्शन ले लिया, जैसे होता है ना फिजिकल से पहले हमारा आज दौड़ है, अब सुबह हम गए इंजेक्शन लगवा लिए, है ना, या कोई दवाई ले ली, आजकल ये चल रहा है ट्रेंड, है ना, ये तमाम भी सब एग्ज़ाम में आपने देखा पकड़े भी गए लोग, है ना। तो ये हमने सुनने को मिला, तो ही मैं बताना चाहूँगा कि मतलब इन सब चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आप उस समय तो ठीक है, आपने सुबह इंजेक्शन लिया, आप दौड़ गए, आपने फिजिकल तो निकाल लिया, लेकिन जो आप अंदर ले रहे हो इंजेक्शन, जो दवाई ले रहे हो, वो इन फ्यूचर आपके बॉडी के पार्ट्स के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत हानिकारक इसको है अपने ना, ध्यान में रखें। ये चीज़ है। अभी कहा भी जाता है, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हम लोग जब तक जांच नहीं करा लेते हैं, इतना पढ़े लिखने के बावजूद भी जांच कराते हैं, और फिर प्रेजेंट टाइम में उनकी कंडीशन देखते हैं कि ये किस तरह, इनकी बीपी कैसी है, इनकी मतलब हार्ट रेट कैसी है, तो उसके बाद दवा लिखते हैं। और हम हमेशा अपने बच्चों से, अपने दर्शकों से ये जरूर निवेदन करेंगे कि यूट्यूब पे देख के, सोशल मीडिया पे देख के कोई ऐसी मेडिसिन का प्रयोग जीवन में न करें। अगर कोई भी आपको डिजीज़ है और आपको मेडिसिन चाहिए, तो अपने नियरेस्ट या उससे जो विशेषज्ञ हों उनसे संपर्क करें, जान पहचान की तभी दवा लें। ये आपने बहुत अच्छा संकेत दिया है, क्योंकि में भी आप राइट वे में ना जाके रॉन्ग वे में जाके हम नौकरी पा सकते हैं, लेकिन वो नौकरी कब काम आएगी, जब आपकी बॉडी रहेगी तब। कल कदा कोई इतनी बड़ी डिजीज हो जाए, उससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए, फिर आपकी बॉडी ही नहीं है, आप ही नहीं है, तो फिर नौकरी किस काम की। इसलिए आप ऐसे लोगों के संगत में कभी ना रहें। और साथ साथ जो भी हमने बात किया था एटमॉस्फेयर का, वो ध्यान रखें कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो 80% आप उसी एटमॉस्फेयर के लोगों के बीच में उठना बैठना अपना आप चालू रखें, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। 20% आप अपने घर में रहेंगे, बाहर रहेंगे, ठीक है, ये 80%, तभी आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के क्षेत्र में रहोगे, ना चाहते हुए कुछ ना कुछ मेडिसिन जान जाओगे। बिल्कुल। अब बनना आपको डॉक्टर के साथ में और रहना आपको मास्टर के साथ में, तो आपको लेक्चर सुनाएगा, उस लेक्चर से आपको कोई मतलब नहीं है। वो आपको पैरासीटामोल के बारे में नहीं बताएगा। आपको पुलिस की वैकेंसी में जाना है, पुलिस की भर्ती देखना है, तो अगर आपको ऐसे लोगों के साथ में रहोगे जो अपने फिजिकल पे ध्यान देते, तो आपको बताएंगे कि नो, पिज्ज़ा नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है, आपको ये दवा मतलब
दूध लेना है, आपको चना लेना है, आपको मूंग लेना है, आपको मूंगफली दाना लेना है, ये सब चीज़ बताएगा। करिए जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस प्रकार से आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं और इसकी जो लिमिट रखी गई 18 से 23 जो भी आपने बताया। और यदि इसमें एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये 2 एग्ज़ाम शायद होता है, ये कांस्टेबल का होता है कि एसआई होता है? सब इंस्पेक्टर। तो अच्छा, एसआई के बारे में क्या है सर? सब इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम होता है सर, वो देखा जाए तो एक कांस्टेबल से एक स्तर ऊपर। बस अब जैसे कांस्टेबल है, इसके बेस यही है, बेस यही है ना। अब इससे बेस यही है, जी हाँ, इसी से एक अगली एक लेवल ऊपर जो है ऊपर होगा। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता तो है। इसकी ठीक है, एज क्या है? इसके लिए सर रिक्वायरमेंट ये है कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी वहाँ चाहिए। इंटर थी, यहाँ और ग्रेजुएशन यहाँ ग्रेजुएशन हो ग्रेजुएशन जाएगी। है। जी, जी। और एज जो है वो 21 से 27 है। 21 से यहाँ 21 से 27 साल। 18 से 23 थी, वहाँ 21 और से एसआई में 21 से 27 है। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस ये है। क्योंकि 18 साल का जो स्टूडेंट है वो 21 साल का, दोनों में मैच्योरिटी में काफ़ी डिफरेंस है। अब कांस्टेबल से एसआई जा रहे हैं तो मैच्योरिटी आपकी होनी चाहिए, है ना। आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, आपके अंडर में कई सारे कांस्टेबल होंगे, जी जी तो उसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है जी। और 21 से 27 साल। फिजिकल रिक्वायरमेंट वही है जो कांस्टेबल में आप देखते हैं, लगभग वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिजिकल मेडिकल लगभग सेम ही है इसमें, है ना। हाँ, ये है कि इसमें जैसे फिजिकल में आपको जो है रनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में। वहाँ 24 मिनट था, यहाँ 28 मिनट है। 28 मिनट। हाँ, और दूर डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है? दूरी उतनी ही है, दूरी उतनी ही है। बस ये एक मेन टाइम का थोड़ा, बस यहाँ पे आपको वेटेज मिल जाता है, टाइम का वेटेज। और बाकी देखा जाए तो यूपी एसआई, यूपी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है ये भी 3 चरणों में ही होता है, जी जी। रिटन, फिजिकल और मेडिकल। अभी जैसे लास्ट टाइम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ 2018 में, वो ऑफलाइन ही हुआ था। लेकिन लास्ट टाइम जो यूपी पुलिस एसआई जो हुआ है 2021-22 में जो हुआ है, वो आपका जो है ऑनलाइन पैटर्न पे कराया गया। ये पिछले 2 बार से ऑनलाइन कराया जा रहा है, तो इन फ्यूचर भी ऑनलाइन ही कराया जाएगा, है ना। ये है यूपीएसआई आपका जी। इसका रिटन एग्जाम उतने नंबर का है? जी नहीं, इसके रिटन एग्ज़ाम में चेंजेस हैं। जैसे फिजिकल तो मेडिकल लगभग सेम है, लेकिन जैसे रिटन एग्ज़ाम जो इसका होता है उसमें कांस्टेबल और एसआई में काफ़ी चेंजेस हैं। जैसे कांस्टेबल मैंने बताया आपको, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, ये 4 हैं आपके। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, पर क्वेश्चन 2 नंबर। इसमें क्या है कि 2 घंटे का, इसमें भी समय 2 घंटे का है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हैं वो 160 क्वेश्चन है। ठीक है, 160 क्वेश्चन, जिनको 10 क्वेश्चन ज़्यादा, हाँ 10 क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इनको भी 4 सेक्शन में बांटा गया है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी। ठीक है, और सब में 40-40 क्वेश्चन, 4 चौको 116, 160 क्वेश्चन हो गए आपके। पर क्वेश्चन आपके 2.5 नंबर के होते हैं। हाँ, यानी ओवरऑल आपका जो है 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 400 नंबर का पेपर होता है और 40-40 क्वेश्चन आपके पर सेक्शन में आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है आपका। इसमें एक चीज़ और है, जैसे इसमें मैथ्स, जैसे सर ने बताया था कि इसमें मैथ्स का जो है वेटेज थोड़ा रीजनिंग से कम है, 20 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मैथ्स के 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 40, सबके मतलब वेटेज बराबर है। और देखा जाए तो जैसे ये इसमें जीके में एक चीज़ इंक्लूड की जाती है, आईपीसी। जैसे आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो तो आपको इंडियन पैनल कोड के तहत जो धाराएं वगैरह हैं ये आपको भी आनी चाहिए। इसके भी मतलब क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होते हैं जीके में। बाकी हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो आपके वही से सिलेबस है आपके। हाँ जी। तो लगभग में ये यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के बारे में आपने अभी जानकारी लिया है। शेष जानकारी के लिए आप संपर्क करते रहिएगा, आप लोग बताते रहेंगे। और इसमें सर एक बात और आती है कि लोग कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेना ही बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन को देखते हुए, और कोई भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से भीड़ बहुत हो जाती है, बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। आप भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। फिर भी माँ बाप, बच्चे प्रयास करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तैयारी ज़रूर करते हैं। लेकिन यदि कोई बच्चा यूपी कांस्टेबल की या यूपी एसआई की तैयारी कर रहा है, उसने किया और कुछ किस्मत, कुछ उसके कर्म साथ नहीं दिया, या कुछ सरकार, तीनों का कहा जाएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हुए हैं, बट जैसे अभी आपने कहा 2018 से वैकेंसी नहीं आई है। ठीक, अब 18 से वैकेंसी नहीं आई है और 2018 में ये हमारी एज रही होगी मतलब 20 साल, तो अभी आई नहीं है, हम ओवर एज हो गए, वही तो मैं पहले बता रहा था। तो अब हम तो बेकार हो गए। तो हम ये देखते कि हम तो 3 साल हम वेट भी किए, वैकेंसी आई नहीं, हम फुल फॉर्म में तैयारी करके बैठे थे, हम बेरोजगार हो गए। अब बच्चे हतोत्साहित, माँ बाप परेशान करने लगते, रिश्तेदार, अरे लड़का तो आपका दौड़ रहा था क्या है, तो कहीं ना कहीं बहुत हतोत्साहित बच्चे हो जाते हैं।
तो हमने जैसे हर व्यक्ति जीवन में 2 प्लान बना के चलता है हम्म, कि हम ये काम करेंगे, लेकिन अब जो वर्तमान समय की जो समस्या है उसको देख करके हर अध्यापक, हर समाज का वो व्यक्ति जी ये बताना चाहता है कि अब जीवन में आप 2 प्लान बना के चलो, कि अगर एक प्लान 1 आपका फेल हो जाए तो प्लान बी में आप सेलेक्ट हो जाओ। तो प्लान ये जिसने बना के रखा कि हम यूपीएसआई में चले जाएंगे, यूपी कांस्टेबल में चले जाएंगे, में भी यदि वो नहीं होगा तब उसके पास कोई और चारा है कि वह लौट जाए घर पे खेती करना शुरू कर दे। मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए है कोई सर, चारा? हाँ, जैसे कोई लड़का स्टार्टिंग फेज में यूपीपी की तैयारी किया, तैयारी किया? सब तैयारी करते हैं जी, लेकिन बिल्कुल। नौकरी सबकी तो लगेगी नहीं, नहीं लगेगी, नहीं। और सभी लोग मेहनत करते ही करते हैं। जी जी तो अब ऐसा नहीं है कि उसकी जो यूपीपी की तैयारी थी वो आगे काम नहीं आएगी, जी वो यूपीएसआई में काम आ गई। जी भाई आपका जो सब्जेक्ट यूपीपी में था वही यूपीएसआई में था, जी जो फिजिकल यूपीपी में था वही यूपीएसआई में है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एकेडमिक में क्या होता है कि हो सकता है कि हाई स्कूल की चीज़ 11वीं में ना पूछी जाए, ना पूछिए। या 11वीं की चीज़ 12वीं में ना पूछी जाए, तो वहाँ पे चल जाता है। लेकिन कंपटीशन में कनेक्टिविटी रहती रहती है ना? जो सिलेबस मैथ का यूपीपी में है वही सिलेबस एग्जैक्ट यूपीएसआई में है, वही अदर में भी है। अब आप यूपीएसआई के बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे एसएससी हो गया, एसएससी में सीपीओएसआई भी आता है, एसएससी में जीडी भी आता है यूपीपी लेवल का, तो आप उसके बात शुरू करेंगे हम। बस वही एसएससी जीडी तो पहुँचे, लेकिन इसके बाद वीडियो सीधी हाँ वो टॉपिक फिर से छेड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर बीच में काटेंगे तो आपको सॉरी, आप वहीं से फिर से पूछिए। भी सही वाला ना। हम्म, शुरू हो तो टाइम नोट करें। हम ये क्वेश्चन का हमारा था अभी सर आपसे कि यदि कोई बच्चा यूपीपी हम्म, कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है, यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहा है, उसने तैयारी किया में भी सरकार की व्यवस्था के अनुसार या उम्र की को देखते हुए उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं कि अब हम करें क्या, हमारे लिए अब कोई चारा नहीं बचा है। तो क्या इसके बाद भी उनके पास कोई रास्ता है कि वो कोई और एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या वो कम बैक करके घर पर वापस आ जाएं? बिल्कुल सर। जी तो जैसे आपने बताया कि जैसे यूपीपी की तैयारी उसने की, जो भी उसका नॉलेज हुआ तो वो बर्बाद नहीं जाएगा, जी उसका इस्तेमाल है। जैसे आपने यूपीपी में जो भी चीज़ पढ़ा, मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, जीएस पढ़ा या और हिंदी पढ़ा, और आपने साथ में उसकी फ़िज़िकल की भी तैयारी की। जी अब फ़िज़िकल देखिए, आप जैसे आपने अभी बात की थी फ़िज़िकल में माहौल की, जी तो फ़िज़िकल की तैयारी करने का सबसे बेहतरीन जो माहौल हो सकता है वो ग्रेजुएशन में है बच्चा, जी तो वो चाहे तो किसी गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, जी उससे भी उसकी फ़िज़िकल इम्प्रूव होगी। हम्म, वो चाहे तो एनसीसी में काम कर मतलब ले सकता है, जी। उससे भी फ़िज़िकल अच्छा होगा। माहौल उसको मतलब माहौल की माहौल बात मिल करें, जाएगा। स्काउट गाइड हो गया, तो इनसे भी जा सकता है। तो मतलब उसका भी जो फ़िज़िकल होगा वो अपने आप भी कहीं न कहीं तैयार होता रहेगा। और एनसीसी वगैरह हो गया, इन सब का माहौल बहुत बेहतर होता जी है ना? तो जो भी एनसीसी वाले होते हैं उन लोग का फ़िज़िकल अच्छा होता ही होता है, तो इसमें भी वो जा सकता है। बाकी रहा जो उसने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई उसको यूपीएसआई में काम आने वाली है। यूपीएसआई में एक ही चीज़ ऐड हो जाएगी, वो धारा वाली चीज़ें, धारा वाली, आईपीसी धारा, वो ऐड हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं आता है। फिर जैसे उसने यूपीएसआई के अलावा जैसे एसएससी का पेपर दिया, अब एसएससी में क्या हो गया, सेम चीज़, मैथ उसमें भी है, हिंदी सॉरी नहीं है उसमें, जीडी में है, यूपी एसएससी सीपीओ में नहीं है। जो आपका जीएस है वो सब में है, रीजनिंग भी सब में है। बस जैसे एसएससी अगर सीपीओ एसआई की बात की जाए तो उसमें इंग्लिश आ जाती है। बाकी जीडी में एसएससी में क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन है। तो जो भी उसने यूपीपी में पढ़ा था उन सबका एक-एक पॉइंट का इस्तेमाल यहाँ पे होना है। हाँ हो जाएगा। उसका ऐसा नहीं कि 4 साल बर्बाद हो गया, वो कहीं न कहीं उसको धीरे-धीरे काम आएगा। अच्छा, इसमें भी एज लिमिट है? हाँ, एज लिमिट है। एसएससी इसमें भी एज लिमिट है। एज जैसे- लिमिट है। जैसे- इसकी क्या? 18 से 30 साल, 18 से 30 यानी अभी आप 30 साल तक एसएससी के एग्जाम जो आपने उधर तैयारी किया 18 साल जो भी से, आपने एक्सपीरियंशियल एक होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जी वो आपकी बेटर होती जाएगी। बेटर जो होती आपने जाएगी। एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस से सीखा है, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो ये चीज़ उसमें ये काम चीज़ें आएगी। हैं। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि हालांकि अगर देखा जाए 30 साल तक जैसे जीडी में आपके एज बाउंड है, नहीं, जीडी में नहीं, जैसे एसएससी के आते क्या है कि मतलब अदर एग्जाम होते हैं, अलग अलग सेक्शन के एग्जाम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें।
तो जैसे जैसे क्या है कि मैक्सिमम जो एसएससी की जो पोस्टें हैं वो 30 साल तक है। 30 साल तक है। लेकिन जो एसएससी जीडी जैसे आप पूछ रहे हैं, तो एसएससी जीडी की जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल वो भी है। वो भी है। हाँ, 18 से 23 साल है वो भी आपकी, है ना। तो एसएससी जीडी हो गया, उसमें फिर इसी में जैसे आपका सर ने बताया एसएससी सीपीओएसआई, तो सीपीओएसआई में भी क्या है 20 से 25 साल है। जैसे इसमें यूपीएसआई में 21-27 साल है, उसमें आपका 20 से 25 साल है ना। मेन चीज़ ये है। तो मतलब क्या है कि मतलब सब डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग लिमिट है, लेकिन जैसे मैक्सिमम जैसे एक एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो जिसे मिनी आईएएस कहते हैं, उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी जाती है 30 साल। तो जैसे ओवरऑल जब कोई पूछता है जैसे एसएससी में कितनी साल की एज लिमिट है, तो 18 से वो 30 साल में ही आ जाता आ है। जाता है। जी ये चीज़। तो 18 से 30 साल, हालांकि एज कम नहीं हुई, 12 साल आपको तैयारी करने का मौका मिल गया। और इस 12 साल में भी अगर आप तैयारी करके सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, इतने एग्ज़ाम जो आपने बताया अभी, यूपी से लेकर के हो एसएससी तक, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिल जाना चाहिए। और यदि सिलेक्शन आपको नहीं मिलता है तो 30 साल के बाद मेरे विचार से फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो जाइए, अन्यथा हमारे हिसाब से, मेरा विचार है, कोई मैं आपको दिशा निर्देश नहीं दे रहा हूँ या आर्डर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे हिसाब से 30 साल के बाद फिर आप सरकारी सेवाओं में इस सब भर्तियों के पीछे आप न पड़िए, क्योंकि 12 साल में यदि आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो 30 साल के बाद अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए आप किसी उद्योग क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में आप कूद जाइए। क्योंकि आप एक दिमाग में बात जरूर रखें कि 40 साल तक जब तक आपकी एज हो, तो आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में क्यों ना हो, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दीजिए 40 साल तक दौड़ धूप के रन करके, कि आने वाला 40 साल प्लस जब आप की एज हो तो आप बैठ करके आप अपने केवल जो अपने हैंड्स बना दीजिए, इस हैंड्स के माध्यम से आपकी जीविका, आपका परिवार एक सुखद अनुभव कर सके। अब आप 50 साल तक, 40 साल तक सरकारी सेवा की नौकरी के लिए परेशान है, ज़िंदगी आपने बिता दिया, कुछ कर नहीं पाए, तो 40 साल के बाद आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। आप किसी क्या कर पाओगे? अगर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद हमसे आपसे कोई कहेगा कि जब दौड़ बिजनेस कर पाएंगे, तो हम कहाँ 50 किलोमीटर दौड़ के गाड़ी से जा करके हम अपना क्षेत्र विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे आपने जानकारी दिया कि तैयारी आप 12 साल 15 साल के बाद से धीरे धीरे शुरू कर दीजिए, और इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आपको सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले लेना, फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, ये चीज़ होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट। ये मान के ले लेना जो है। तैयारी आप 20 से 26 के एज में कर सकते हो, वो आप 30 के बाद तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ना आपके पास शारीरिक क्षमता बचेगी और ना ही आपके पास मानसिक, है ना। जो मेहनत आप 20 से 26 के बीच में कर ले जाएंगे, क्योंकि 26, 27, 28 के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा वो भी कम होने लगता है, आईक्यू नहीं कम होता है, थोड़ा सा और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे परिवार की प्रेशर आ गया, या जो आपका फ्री टाइम होता है वो 18 से 26 के बाद होता है। 26 के बाद आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, फिर वो घर से प्रेशर आता है कि आप कुछ करिए, आगे करिए कुछ, है ना। तो जो भी आपके पेरेंट्स का सहयोग होता है वो कम होता आता है ऐसे करके। तो ये इस पर आप लोग ध्यान रखें, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा हो अपना कमेंट करके, आप लाइक करके, शेयर करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ यूपी से संबंधित जितनी तैयारी के बारे में अभी आप लोगों ने बताया है, आप लोग कभी भी संपर्क करना चाहते हैं तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप अपना संदेश भेज सकते हैं। आप गोंडा आ करके मिल सकते हैं, आप शिवा कंपटीशन हब में आप लोग शिक्षक हैं, आपसे मिलिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से, फ्री ऑफ कास्ट आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप लोग आपकी काउंसलिंग करने के लिए तैयार रहेंगे, आप पूरा समय देंगे। संडे में आप आ सकते हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से आप जहां मिलेंगे गोंडा में, आपको मिलकर के आप उसके बारे में, ये तो भी जो भी नॉलेज हो पाई है ओवरऑल आपको बताया गया है, आप कभी भी इसकी व्यवस्थित ढंग से जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तब भी आप गोंडा आइए, और आप लोग मिलेंगे, आपको व्यवस्थित एक एक पॉइंट, और आप कभी हतोत्साहित ना हो, परेशान ना हो, चाहे आपका रिटर्न हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मेडिकल हो। आप लोग ऐसे शिक्षक हैं कि चुटकियों में हमने तो देखा है कि आपके पढ़ाए हुए सुपर टेट में 10 में से 10 नंबर मैथ में आया है। टेट में, यूपी टेट में 30 में से 29 नंबर, 28 नंबर बच्चे लेके आते हैं मैथ जैसे सब्जेक्ट में, जो सबको बहुत
कठिन सब्जेक्ट लगता है। संस्कृत वगैरह जो इतना कठिन सब्जेक्ट है, शिवा में एक अभी हमारे इसी चैनल में वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं, डॉक्टर विष्णुशंकर तिवारी जी की। संस्कृत इतने कठिन सब्जेक्ट में 30 में 30 नंबर बच्चे लेके आए हैं। तो ऐसे अध्यापक हैं, आप आइए संपर्क कीजिए। कितने बड़े से बड़ा एग्जाम होगा, एक चुटकियों में आप क्वालिफाई कराएंगे। और डेफिनेट गारंटी के साथ अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप मिलिएगा 100% गारंटी के साथ, फुल गारंटी है एग्जाम क्वालिफाई कराने की। ठीक, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।